जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अगली स्टोरी करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लेडी एंड द लुकिंग ग्लास। और ये स्टोरी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, जो कि 1882 में पैदा हुई इंग्लैंड में, और 1941 में इनकी डेथ होगी। फीमेल राइटर थी ये। जहाँ तक वर्जीनिया वुल्फ की बात है तो इनकी जिंदगी बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल से इन्होंने जिंदगी गुजारी। एक राइटिंग को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया, बड़ी हर्डल्स के साथ जिंदगी का सामना किया, और राइटिंग के जरिए अर्निंग कर रही थी। बहुत पैसिमिस्ट थी। तो मोस्टली इनकी जो अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है वो इस स्टोरी के जरिए ये बयान करना चाहेंगे। टाइटल देखिए स्टोरी का पहले, द लेडी इन द लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास अगर देखा जाए तो किसको कहते हैं? मिरर। जो मिरर होता है, जिसमें जो डेली हम देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, उसको कहते हैं। और लेडी, उसने लेडी का वर्ड यूज किया है, मतलब एक खूबसूरत खातून। इसके जहां तक कैरेक्टर्स की बात है, एक इसमें अननेम्ड नरेटर है जो कहानी बयान कर रहा है, और दूसरा इसका मेन कैरेक्टर है इजाबेला। ये दो ही इस कहानी के कैरेक्टर हैं। जहां से कहानी शुरू होती है, एक रूम दिखाया गया है। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस जो करवाया गया है वो मिरर को, यानी कि लुकिंग ग्लास को करवाया गया है। वो सामने है, उसके आसपास मेकअप का सारा सामान मौजूद है, लेकिन उसमें कोई अक्स नहीं है, उसमें कोई लेडी नहीं है, जिस तरह ये टाइटल दिया गया है, द लेडी इन द लुकिंग ग्लास। और एक कमरे में जो चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, उस तरह का माहौल है कमरे का, और वो सिर्फ और सिर्फ एक मिरर दिखाई दे रहा है। और वो कमरा किसका है? ये मेन कैरेक्टर जो है, इजाबेला इसका नाम है, एक लेडी, एक खातून, उसका ये कमरा है। और उस पे एक नजरसानी की गई है। शुरू शुरू में क्या होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता, और नरेटर जो है इजाबेला की बहुत तारीफ में कुछ अल्फाज लिखता है और कहता है कि वो यंग लेडी थी, इतनी खूबसूरत कि जो कोई उसे देखता था उसकी नजरें उस पर ठहर जाती थी। जैसे ही वो रूम से तैयार होके बाहर निकलती, सारे लोग उसे देखते। यंग चार्मिंग लेडी थी और बिल्कुल खूबसूरत, देखने के काबिल थी, हर कोई उसे देखता था। शुरू में उसकी खूबसूरती के ही चर्चे हैं, और साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, नरेटर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो अभी यंग लेडी है और अच्छी खासी एलीट क्लास से बिलोंग करने वाली लेडी है। ये एस्पेक्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, स्टोरी के मिडल के बाद क्या होता है कि इजाबेला को दिखाया जाता है, जो कि लुकिंग ग्लास, यानी कि उस मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को देख रही होती है। अब जब ये इसका अक्स उस लुकिंग ग्लास यानी मिरर में दिखाई दे रहा होता है, तो जिस तरह नरेटर ने पहले बयान किया था
a young, charming, beautiful lady belongs to elite class. लेकिन रियल में जब ये लुकिंग ग्लास में इसका अक्स नजर आता है अब मिडल के स्टोरी के मिड के बाद, तो क्या दिखाई देता है इसका अक्स कि उधेड़ उम्र की एक खातून है जो कि 45 या 50 साल की है और उसके चेहरे पे झुर्रियां हैं, बिल्कुल कहीं से भी वो चार्मिंग नजर नहीं आती है, खूबसूरत नहीं है, बल्कि अफसुर्दा है और अपने आप को उस शीशे के सामने खड़े देखती जा रही है गोया के कोई चीज फाइंड आउट करना चाहती हो। तो इसी तरह सामने खड़ी है मिरर के और खुद को देखती जा रही है और उसके चेहरे पे अफसुर्दगी के आसार वाजे हैं, नजर आ रहे हैं, अफसुर्दगी छाई हुई है और चेहरे पे झुर्रियां भी हैं और बिल्कुल खूबसूरत चेहरा उसका नहीं है और वही खुद को देखती जा रही है। यहाँ पे ही ये ओवरऑल स्टोरी जो है ये खत्म हो जाती है। अब ये स्टोरी लिखने का फायदा या स्टोरी लिखने का मकसद इस वर्जीना वुल्फ का क्या था, इसके इसने थीम्स कौन से देने की कोशिश की है, तो उनको डिस्कस करते हैं। मेन थीम्स इस स्टोरी के जो हैं उसमें सबसे पहले जो एक थीम है इसने बयान किया वो है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब होता है दुनिया परस्ती, दुनियावी या दुनिया परस्ती, ज्यादातर इंसान का मादियत परस्त होना, उसको कहते हैं मटेरियलिज्म। तो ये थीम इसने बयान करने की कोशिश की वर्जीना वुल्फ ने इसके जरिए कि लोग अपनी मादियत परस्ती को नहीं भूल पाते अगरचे उनके हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो चाहे कितनी ही कठिन जिंदगी क्यों ना गुजार रहे हों, उनमें मादियत परस्ती का अंसर जो है वो उन पे हमेशा गालिब रहता है। अब रियल में जब हम स्टोरी के एंड पे या स्टोरी के मिड के बाद उसका रियल अक्स देखते हैं इजाबेला का, तो क्या हमें नजर आता है कि धेड़मर एक झुर्रियों वाली खातून है जो कि बिल्कुल अफसुर्दा है, लेकिन मेकअप के जरिए, कॉस्मेटिक के जरिए उसने अपने आप को इतना अप टू डेट रखा हुआ है कि वो लोगों को बहुत यंग, चार्मिंग, ब्यूटीफुल खातून नजर आती है, एलीट क्लास से बिलोंग करने वाली खातून नजर आती है, जिससे लोग बहुत मुतासर हैं और लोग उसकी प्रेज करते हैं, लोग उसकी खूबसूरती की तारीफें करते हैं, उसकी शयान शान खूबसूरती देखते हुए उसका रहन सहन वो सारे से बहुत मुतासर हैं। तो ये मटेरियलिज्म को वो नहीं बोली अगरचे उसके हालात कितने कठिन थे। दूसरा थीम आइडेंटिटी का, शनाख्त, उर्दू में जिसके मीनिंग है शनाख्त के। इंसान चाहे कितना भी पसमानदा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी डाउन ट्रोडिंग लाइफ गुजार रहा हो, उसमें एक एलिमेंट पाया जाता है तो वो चाहता है कि उसकी मकबूलियत हो, उसकी शनाख्त हो, लोग उसके बारे में जानते हैं। इस स्टोरी में इजाबेला देख लें बहुत कठिन जिंदगी गुजार रही थी और रियल में देखें तो जो वर्जीना वुल्फ खुद है उसकी लाइफ जो है वो भी इसी तरह की थी कि वो कठिन हालात में थी, मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी, पैसिमिस्ट थी, लेकिन उसने शोहरत की अपनी राइटिंग के जरिए। तो इसी तरह इजाबेला ने क्या किया, उसने अपनी वो चेहरे की झुर्रियां, अपने कठिन हालात को छुपाने के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किया, अपनी शनाख्त मनवाने के लिए उसने अपनी कोशिश की और लोग उसे, बाहर की दुनिया के लोग उसे अच्छी तरह उससे वाकिफ थे। अपीयरेंस, तीसरा थीम इसका है अपीयरेंस का। अपीयरेंस का मतलब होता है जाहरदारी, वाजे,
या ज़ाहिरी तौर पे क्या नजर आना। तो लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो ज़ाहिरी तौर पे खुशनुमा, हशाश बशाश, खूबसूरत नजर आए लोगों को, जिस तरह इजाबेला ने किया कि वो ज़ाहिरी तौर पे अपनी जो अपीयरेंस है उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, उसके खा हालात जैसे भी थे उसने ज़ाहिरी तौर पे ही अपने आप को मनवाया खूबसूरती के ज़रिए, अपने लिविंग स्टाइल के ज़रिए और अपने शहाना ज़िंदगी गुजारते हुए, शो ऑफ करते हुए। चौथा थीम जो है लोनलीनेस का है, जिसका मतलब उर्दू में तन्हाई का होता है। तो अब रियल में क्या है कि इजाबेला जो है उसका रूम जो दिखाया गया, उसकी डिस्क्रिप्शन की गई थी, तो उसमें सिर्फ एक मिरर दिखाई दिया है, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, उसके आसपास कॉस्मेटिक का सामान पड़ा हुआ है और सिर्फ मिरर है। और मिड के गुजर जाने के बाद, स्टोरी के बाद, जब वो इजाबेला खड़ी होती है मिरर के सामने, तो वो रियल में क्या है उसको शो ऑफ कर रही राइटर कि वो अकेली है और उसका बारहा मिरर में अपने अक्स को तकते रहना, देखते रहना, गोया कि अपनी तन्हाई को दूर करने की उसकी एक काविश होती है। उसकी तन्हाई को वो दूर करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को गोया के उस खुद कलामी भी करती है, अपने आप से बातें करती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। पहले खुद को ये मनवाती है कि कितनी खूबसूरत हो, कितनी चार्मिंग हो, लोग तुम्हें कितना खूबसूरत नजरों से देखते हैं। लेकिन जब मिड के बाद जब इसने मेकअप नहीं किया होता तो सामने खड़ी होती है तो खुद को कोस रही होती है और अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रही होती है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो नहीं जितना लोग तुम्हें कहते हैं। तुम्हारा ये रियल जो है ये अक्स है, तुम्हारा रियल चेहरा ये है जो तुम अब नजर आ रही हो। तो वो तन्हा है, तो तन्हाई से एस्केपिज्म यानी कि दूर निकलने के लिए, अपने आप को कंपेनियनशिप के रिश्ते में ढालने के लिए वो क्या करती है कि वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और फील करती है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरा अपना ज़ाती वजूद मौजूद है। तो ये थीम्स थे ये स्टोरी के, और ये इस तरह की स्टोरी थी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है करेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब करवाए थे, मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या होता है। ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स, मुख्तलिफ फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस के दरमियान उनको ताल्लुक शो करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन, जिस तरह मैंने आपको उस वक्त एग्जांपल दी थी जब क्लास में पढ़ रहे थे कि एंड, एज वेल एज, येट, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो एक दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, ये वर्ड्स को, इवन सब्जेक्ट्स को जब आपस में मिलाते हैं तो वो कंजंक्शन का रोल अदा कर रहे होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंजंक्शन की क्या मिस्टेक्स होती हैं, किस तरह वो गलत सेंटेंसेस देता है और उनकी हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। रूल नंबर 1 इसका देखिए, वो यूज कंजंक्शन व्हेन। अब व्हेन भी एक कंजंक्शन है, तो कहता है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द वर्ड्स लाइक हार्डली एंड स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली के बाद वो कहता है कि हम जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो व्हेन कंजंक्शन आता है। ये वर्ड्स आ जाएं, यानी स्केर्सली आ जाए या हार्डली आ जाए, तो इसके फौरी बाद हमने
जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है व्हेन होगा, कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह देन हो गया या एंड हो गया या इस तरह का दैट हो गया, वो यूज नहीं कर सकते। ये रूल है, हम व्हेन के कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल्स देखिए इसकी। एग्जांपल नंबर 1 देखें, कहता है scarcely had we reached the home then the rain started। scarcely वर्ड आ गया जो ऊपर रूल में दिया गया है, ये वाला, और कंजंक्शन इसने देन का इस्तेमाल किया यहाँ पे, जबकि हमारा रूल क्या कहता है कि जहाँ पे scarcely या hardly आ जाए उनके बाद हम जो कंजंक्शन लगाते होते हैं वो when लगाते हैं। तो then की बजाय क्या हो जाएगा, scarcely had we reached the home when the rain started। तो ये when हो गया। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, she had hardly begun talking that she was called out। यहाँ पे वर्ड आ गया hardly जो कि ऊपर रूल में दिया गया है hardly, और इसके बाद इसने जो कंजंक्शन का इस्तेमाल किया वो दैट का किया, जबकि हमारा रूल क्या कहता है, रूल हमारा कहता है कि हमने इसके बाद when का कंजंक्शन लगाना है। तो देखें, she had hardly begun talking when she was called out। when हमने लगा दिया तो ये करेक्ट यूज हो गया। इसका रूल नंबर 2 देखें कंजंक्शन के हवाले से। रूल नंबर 2 में ये कहता है कि we use the conjunction then after the phrase no sooner। अब कहता है कि अगर ये फ्रेज या ये वर्ड्स नो सूनर आ जाए, उसके बाद हमने जो कंजंक्शन लगाना है वो हमने देन लगाना है। इसके अलावा कोई और कंजंक्शन लगा हुआ होगा, कोई और वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा एज अ कंजंक्शन, तो वो गलत होगा। लिहाजा अगर नो सूनर के बाद फिक्रे में देन आ जाता है तो वो करेक्ट तस्वर किया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए, नो सूनर ही रीच्ड द कॉलेज व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पे व्हेन आ गया तो ये कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है, जबकि रूल हमारा कहता है कि नो सूनर के बाद हमने जो कंजंक्शन इस्तेमाल करना है वो हमने देन इस्तेमाल करना है। तो नीचे इसका जो करेक्ट सेंटेंस आ रहा है वो देखिए, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। अब ये जो देन आ गया रूल के मुताबिक आ गया तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया व्हेन की बजाय, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 देखिए, उसमें कहता है we use the conjunction yet। कौन सा कंजंक्शन है, कंजंक्शन yet है। उसने कहा कि हमें ये इस्तेमाल करना है बजाय किसी और के आफ्टर द वर्ड्स लाइक दो और although। कहता है कि अगर वर्ड्स आ जाएं दो या although, ये फिक्रे में आ जाए शुरू में, या इनके बाद जब कंजंक्शन आता है वो yet के अलावा कोई और होगा तो वो गलत हो जाए। जैसे कहता है कि दो, दोबारा सुन ले, या although के वर्ड्स आ जाएं और इनके बाद कंजंक्शन yet के अलावा कोई और लगाया गया हो तो फिक्र गलत हो जाएगा। इनके साथ हमने yet का कंजंक्शन लगाना है, तभी ये फिक्र हमारा ठीक हो जाएगा। ये देखें, इसकी एग्जांपल्स देखिए, although he is my friend but he does not help me। गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन इसने although के बाद but का लगा दिया है। तो क्या हो जाएगा सही, although he is my friend yet he does not help me। तो yet आ गया तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। इसी तरह आगे वाला दूसरी एग्जांपल देखिए,
though he is old but he is strong। ये भी गलत सेंटेंस है कि दो का वर्ड आ गया है और उसके साथ जो इसने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है वो बट का किया है, जबकि हमें रूल क्या कहता है, रूल हमें कहता है कि हमने ये येट वाला कंजंक्शन यूज करना है। तो इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो है दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग। तो ये येट आ गया तो ये फिक्रा सही हो गया। अब रूल नंबर 4 है इसके बाद। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है वो यूज कंजंक्शन एंड इंस्टेड ऑफ एज वेल एज आफ्टर द वर्ड बोथ। कहता है कि अगर फिक्रे में बोथ कहीं पे आ जाए और उसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया हो तो वो अगर तो एंड होगा तो वो करेक्ट होगा, एंड के अलावा अगर एज वेल एज होगा या कुछ और होगा तो वो गलत होगा। यानी कि बोथ के बाद हम एंड का कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, यही करेक्ट इस्तेमाल होता है इसका। एग्जाम्पल इसकी देखिए, कहता है बोथ असलम एज वेल एज अली आर हैप्पी। तो ये चूंकि एज वेल एज आ गया तो ये गलत हो गया। तो इसका सही रूल के मुताबिक जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? बोथ असलम एंड अली आर हैप्पी, एंड का कंजंक्शन लग गया तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। हेलो सर। जी सर वो 2-3 बच्चे ऐड होने के लिए बैठे हैं, उनको काइंडली आप अप्रूव कर दें। मतलब रेज और शेख अली। अच्छा, और सर आसमा भी अभी कनेक्ट नहीं हुई है यार इधर शो नहीं हो रहा था मुझे ना असल में। दोनों आसमा सर भी ग्रुप वेट में कर रही मैसेज कर रहे हैं इसलिए। चले हो गए। इधर मुझे शो नहीं हो रहा। इसको ना उधर विंडो पे आप रखें। अब हो गए, डोंट वरी, अपने आप को म्यूट ही रखें। अच्छा जी, रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 कहता है वो यूज शुड आफ्टर द वर्ड लेस्ट and do not write the word not in the second part of a sentence। कहता है क्या अगर लेस्ट का वर्ड आ जाए तो उसके बाद हमने जो कंजंक्शन ये इस्तेमाल करना है वो शुड का इस्तेमाल करना है, ये वाला। और जो फिक्रे का दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम नॉट अगर लिखा हुआ है तो उसको खत्म कर देंगे, ओमिट कर देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो लिखना भी नहीं है, ये नॉट। मतलब लेस्ट आ जाता है तो उसके बाद शुड कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा होता है। तो नॉट का इस्तेमाल इसके दूसरे फिक्रे में नहीं करना है। अब ये देखिए एग्जाम्पल इसकी देखिए, वॉक विथ केयर लेस्ट यू मे नॉट फॉल। अब लेस्ट आ गया, हम देख रहे हैं, और इसके साथ इसने नॉट भी लगाया हुआ है और शुड की बजाय में लगाया हुआ है इसने, तो ये गलत हो गया। तो इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा? वॉक विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल, इसका सही हो गया। आज के लिए इतना ही सर। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफी है, मेरी बात सुनने पहले। आज के लिए इतना ही काफी है। आप कोई सवाल करना है तो अपने आप को अनम्यूट करें और 1 बाय 1 सवाल करें। जी कौन बोल रहा था? सर सवाल नहीं है सर, बात यह है कि 12 किसी ने किया और जो आपने सारा पढ़ाया सर वो हमें पता ही नहीं क्या पढ़ाया। रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी सर?
हाँ जी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आपको अपलोड करते रहते हैं रमजान साहब। हाँ सर ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? सर एक और क्वेश्चन क्या है जी जी। सर, ये लेडी इन द क्लास निकलती क्यों थी बाहर? क्या? सर ये जो लेडी इन द ग्लास है, ये सर निकलती क्यों थी बाहर, घर रहती स्कूल से? मुझे समझ नहीं है आपकी सवाल की, आस्ता आस्ता बोलो जरा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेडी गिलास थी सर, एक चीज की इसके अंदर अच्छा मैंने अच्छा, मैं समझना ठीक चाह है। रहा हूँ कि सर ये जो है ये बेसिकली बाकी मतलब लीड ही थी, या जैसे वो मतलब कि जब घर आके देखती थी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, उसी तरह क्या मतलब जो उसकी अमीरी थी वो भी सर फेक थी? हाँ जी, वो फेक थी। और इसमें पर्सनल जो वर्जीना वुल्फ के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी जो राइटर है वर्जीना वुल्फ है, तो वो गरीब थी, तो इसने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है राइटिंग के जरिए बनाया। तो ये लेडी इन द लुकिंग ग्लास में जो करेक्टर इजाबेला का है, ये फेक था। जिस तरह इसको बाकी लोग देखने वाले कहते थे कि कितनी यंग लेडी है, चार्मिंग लेडी, ब्यूटीफुल लेडी है, वो सारा का सारा फेक था। और रियल में जब ये शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने आप को कोसती है, जब चेहरे पे इसके झुर्रियां होती है और मेकअप नहीं होता, तो तब ये कह रही होती है कि लोग कितने बेवकूफ हैं कि तुम्हें खूबसूरत समझते हैं, जबकि रियल में तुम्हारी ये आइडेंटिटी है। सही हो गया। जी। एनी अदर क्वेश्चन? हकीकत पसंद लड़की। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी हो गया रोज़े से। बाकी हमारी एक दो स्टोरीज रहती हैं और यही रूल भी रहते हैं, एक दो ही है मेरा ख्याल है इसी वीक में। मैं ये कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ सिलेबस को। और जो हमारा अगला वीक होगा इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। स्टोरीज में से मैं एमसीक्यूज निकालूंगा, बनाऊंगा, आपको स्लाइड्स पे शो होंगे और उनकी हम बाकायदा तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज सर।